नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों, आज की टॉप हेडलाइंस है। जनवरी में भारत आएगा सबसे घातक लड़ाकू विमान। इजरायली और इंडियन टेक्नोलॉजी से लैस 36वें राफेल में होंगी काफी खूबियां। आईएनएस ध्रुव हुआ नौसेना में शामिल। डीआरडीओ ने 6 नेत्रा ब्लॉक 2 यानी कि MK2 के लिए एक फॉर्मल टेंडर जारी किया। भारत और अमेरिका C-130J ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से लॉन्च की जाने वाले एयर लॉन्च अनमैन्ड एरियल व्हीकल पर काम कर रहे हैं। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि सभी 56 यानी कि 56295 एयरक्राफ्ट में भारत के स्वदेशी रूप से बनाए गए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट को लगाया जाएगा। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के द्वारा मंजूरी मिलने के बाद डीआरडीओ ने 6 नेत्रा ब्लॉक 2 जो कि एयरबस 319 पर आधारित है, उसके लिए एक फॉर्मली टेंडर जारी किया है। इसे एयरबस मिलिट्री के साथ किया जा रहा है। आपको बता दें कि हाल ही में एक ज्वाइंट टीम जो कि एयरबस मिलिट्री और इंडियन एयरफोर्स की थी, उन्होंने 6 एयर इंडिया एयरक्राफ्ट को पहचाना है, जिन्हें जल्द ही एयरबस की फैसिलिटी जर्मनी भेजा जाएगा, जहां पर इन कमर्शियल एयरक्राफ्ट को मॉडिफाई किया जाएगा। साथ ही एडवांस एवियोनिक्स इंटीग्रेशन भी यहां पर किया जाएगा, जिसमें कि न्यू सीटिंग अरेंजमेंट और मिलिट्री कम्युनिकेशन सिस्टम इसमें इंटीग्रेटेड किया जाएगा। साथ ही इसमें डिफेंस सिस्टम भी लगाया जाएगा, जो कि इस विमान को सरफेस टू एयर और एयर टू एयर मिसाइल से बचाएगा। एयरबस ही इसकी देखभाल करेगी और सर्टिफिकेशन भी वही देगी, जिससे कि ये इंटरनेशनल रूट पर फ्लाई कर सकता है, जिसके बाद ये इंटरनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज में भी भाग ले सकता है। एयरबस पहले एयरक्राफ्ट को 2023 तक भारत को सौंप देगी, जिसके बाद डीआरडीओ इस पर अपने स्वदेशी रडार सिस्टम और सेंसर्स को लगाएगा और इसका डेवलपमेंटल ट्रायल 2025 से शुरू हो जाएगा। गार्डन शिप बिल्डर और फ्रेंच मैरीटाइम डिफेंस फर्म नेवल ग्रुप ने एक MOU पर साइन किया है, जिसके तहत ये दोनों ही मिलकर हाई एंड सरफेस शिप को बनाएंगी, जो कि गोविंद क्लास फ्रिगेट्स पर आधारित है और इन फ्रिगेट्स को ग्लोबल एक्सपोर्ट मार्केट के लिए डिजाइन और डेवलप किया जाएगा। आपको बता दें कि गोविंद डिजाइन स्टील मोनोहॉल कोवेटी एंड फ्रिगेट्स हैं, जो कि नेवल ग्रुप के द्वारा बनाया जाता है और इस तरीके की फ्रिगेट्स में मल्टी फंक्शनल रडार, ट्रिपल टॉर्पीडो लॉन्चर्स, वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम, माइक्रो सरफेस टू एयर मिसाइल, एंटी शिप मिसाइल, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, अनमैन्ड सरफेस व्हीकल्स और अंडर वाटर अनमैन्ड व्हीकल्स को ले जाने की क्षमता होती है। यानी कि पार्टनरशिप के तहत दोनों ही मिलकर इस तरीके के हाई एंड सरफेस शिप को बनाएंगी, जिसके लिए जरूरी तकनीक और डिजाइन नेवल ग्रुप भारत को देगा। यही नहीं, GRS इस तरीके के फ्रिगेट्स को उन देशों को भी सप्लाई कर सकती है जिनका भारत के साथ दोस्ताना संबंध है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को मालूम होगा कि भारत और अमेरिका ने एयर लॉन्च अनमैन्ड एरियल व्हीकल को साथ में बनाने के लिए एक एग्रीमेंट पर साइन किया है, जिसे कि दोनों ही देश मिलकर काम करेंगे। हालांकि इस प्रोजेक्ट के बारे में किसी अन्य देश को नहीं बताया जाएगा, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो प्रोजेक्ट है वो जेट पावर ड्रोन हो सकते हैं, जिसे कि रोटरी वेपन से लॉन्च किया जा सकता है। साथ ही ऐसा भी कहा जा रहा है कि C-130J ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से इसे लॉन्च किया जा सकता है और इसी एयरक्राफ्ट के जरिए इन्हें यानी कि इस तरीके के ALUAV को रिकवर्ड भी किया जा सकता है मिशन पूरा होने के बाद। एयर लॉन्च अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स आधुनिक सेंसर से लैस होंगे, साथ ही सर्विलांसिंग और टारगेटिंग के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि सभी 56 C-295 एयरक्राफ्ट में स्वदेशी रूप से बनाए गए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट को लगाया जाएगा और इसके लिए भारत की जो MSMEs हैं यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है, वे इस प्रोजेक्ट में शामिल होंगी, खास करके इसकी सब पार्ट असेंबली बनाने के लिए। साथ ही इससे 6000 से भी ज्यादा रोजगार की संभावना पैदा होगी और भारत के द्वारा निर्मित C-295 के बेड़े के लिए एक निर्यात की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। ऐसा कहा जा रहा है कि इसके बाद इस एयरक्राफ्ट के सर्विसिंग यूनिट को भी एस्टेब्लिश किया जाएगा भारत में, जो कि रीजनल मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉलिंग का काम करेगी, जहां पर अलग अलग प्रकार के दुनिया भर में C-295 एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करने वाले कई देश यानी कि खास करके एशिया और अफ्रीकन कंट्रीज इनकी ओवरहॉलिंग और रिपेयरिंग और मेंटेनेंस के लिए भारत आ सकती हैं। एयरबस भारत के साथ ऑफसेट प्रक्रिया के तहत भारत को इसे डायरेक्ट सेल और सर्विस की अनुमति भी देगा, जिससे कि भारत की अर्थव्यवस्था में भी एक बड़ा बढ़ावा देखने को मिलेगा। भारतीय एयरफोर्स के बेड़े में जल्द ही राफेल विमानों की संख्या 36 होने वाली है। फ्रांस अगले 3 महीनों में हर महीने 3 राफेल लड़ाकू विमान भारत को डिलीवर करेगा। इसके साथ ही जनवरी 2022 तक राफेल की आखिरी खेप भारत पहुंचेगी। आपको बता दें कि इन 36 लड़ाकू विमानों में से जो 13 लड़ाकू विमान हैं वो भारत के द्वारा स्पेसिफिक एनहांसमेंट से लैस होंगे, यानी कि इनमें भारतीय टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया गया होगा। अभी तक भारत को डसॉल्ट एविएशन से कुल 26 राफेल मिल चुके हैं, जिसे कि अंबाला और हाशिमारा में तैनात किया गया है। 3 और डसॉल्ट निर्मित लड़ाकू विमान 13 अक्टूबर को जामनगर बेस पर उतरेंगे। फ्रांस से आने वाले इन विमानों को भी संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा उनकी वायुसेना ईंधन उपलब्ध करवाएगी। हालांकि 36वां राफेल विमान
यानी कि आखिरी 36वां राफेल फाइटर जेट ऐसा विमान होगा जिसमें भारत की टेक्नोलॉजी लगी होगी और यह सबसे ज्यादा घातक राफेल होगा और इसीलिए यह विमान 2022 तक भारत पहुंचेगा। 36वां राफेल लड़ाकू विमान इजरायली टेक्नोलॉजी के साथ साथ भारतीय टेक्नोलॉजी से भी लैस होगा। 36वें सबसे घातक लड़ाकू विमान राफेल के भारत पहुंचने के बाद अन्य राफेल लड़ाकू विमानों को भी इसी के आधार पर तैयार किया जाएगा। आपको बता दें कि इसमें जो खास तरीके के चेंजेस किए जा रहे हैं भारत के हिसाब से, उसमें इस विमान में रेडियो अल्टीमीटर, रडार वार्निंग रिसीवर, लो बैंड जैमर, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, हाई एल्टीट्यूड इंजन स्टार्टअप, सिंथेटिक अपर्चर रडार, ग्राउंड मूविंग टारगेट इंडिकेटर और ट्रैकिंग, इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक, हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले, मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम इससे मौजूद होगा। भारत अपना पहला सैटेलाइट और बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग शिप आईएनएस ध्रुव को आज लॉन्च करने वाला है। इस 10,000 टन के जहाज को भारतीय नौसेना, डीआरडीओ और एनटीआरओ के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में कमीशन किया गया। आईएनएस ध्रुव देश के भविष्य की एंटी बैलिस्टिक क्षमताओं के केंद्र में है। ये जहाज हिंद प्रशांत क्षेत्र में देश की उपस्थिति को आगे बढ़ाने और उसे मजबूत बनाने की भूमिका निभाएगा। डीआरडीओ और एनटीआरओ के सहयोग से हिंदुस्तान शिपयार्ड के द्वारा तैयार किया गया आईएनएस ध्रुव दुश्मन की पनडुब्बियों की रिसर्च का पता लगाने के लिए समुद्र के तल को मैप करने की क्षमता रखता है। 10,000 टन का जहाज एक वर्गीकृत परियोजना का हिस्सा है। भारतीय शहरों और सैन्य प्रतिष्ठानों की ओर जाने वाली दुश्मन की मिसाइलों के लिए एक अर्ली वार्निंग सिस्टम के तौर पर कार्य करेगा। चीन और पाकिस्तान दोनों के पास परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल क्षमताएं हैं। ध्रुव के पास डीआरडीओ के द्वारा विकसित आईसा रडार है जो कि इसे अलग अलग स्पेक्ट्रम को स्कैन करने, भारत पर नजर रखने वाली सैटेलाइट्स को सर्विलांस करने और पूरे क्षेत्र में मिसाइल परीक्षणों की निगरानी करने में सक्षम बनाता है। आईएनएस ध्रुव भारत का पहला नौसैनिक पोत है जो लंबी दूरी की परमाणु मिसाइलों को ट्रैक करने में सक्षम है। इससे भारत प्रशांत क्षेत्र में परमाणु बैलिस्टिक युद्ध के बढ़ते खतरे को भी रोका जा सकता है। आपको बता दें कि आईएनएस ध्रुव के शामिल होने के बाद स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर आईएनएस विशाखापट्टनम और डीजल अटैक पनडुब्बी आईएनएस वेला कलवरी का चौथा पोत क्लास भी इस साल के अंत से शुरू हो जाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष पीटर डटन के साथ द्विपक्षीय रणनीतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक बातचीत की है। ये बातचीत भारत और ऑस्ट्रेलिया के विदेश और रक्षा मंत्रियों के बीच होने वाली 2+2 की पहली वार्ता से एक दिन पहले ही हुई है। सूत्रों ने बताया कि मंत्री स्तरीय वार्ता में दोनों पक्षों के हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य मुखरता को देखते हुए इस क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के तरीकों पर चर्चा होने की उम्मीद है। ऑस्ट्रेलिया और भारत भी क्वाड का हिस्सा है। ऐसे में सूत्रों ने कहा कि उम्मीद है कि समुद्री सुरक्षा के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग का विस्तार करना 2+2 वार्ता में दूसरा क्षेत्र होगा जिस पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। तो दोस्तों ये था टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब, आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूं नई वीडियो के साथ। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।